नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है ये। बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 है ये, नई आर्थिक नीति। यानी कि जो 1991 में हमारी नई आर्थिक नीति भारत सरकार ने लागू की थी, उस समय की आखिरकार क्या थी, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, आखिरकार जो कंटेंट्स हैं क्या आखिरकार। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है। यानी कि जो आर्थिक सुधार थे ना, किससे रिलेटेड थे, बेरोजगारी से रिलेटेड और रोजगार से रिलेटेड क्या थे आखिरकार, इनके बारे में बताया गया है। और सेकंड पॉइंट इज नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिरकार, जो भारत को थी आखिरकार पड़ी ही क्यों। और तीसरा पॉइंट हमारा है नई आर्थिक नीति के कौन कौन से तत्व हैं। और चौथा है एलपीजी नीतियों का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम पूरा डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है आर्थिक सुधारों का दौर 1991 से लेकर के अब तक कैसा रहा। यानी कि जो 1991 में हमारा नई आर्थिक नीति का दौर शुरू हुआ था और अब तक का कैसा रहा, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। स्वतंत्र भारत में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को शामिल करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था ढांचे को स्वीकार किया गया था। यानी कि ना तो भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था मानी थी और ना ही ज़्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानी थी। भारत ने दोनों को ही मिश्रित पूर्ण रूप से अपनाया था, ताकि जो भारत है वो उसका विकास हो सके सही से, और यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा पूंजीवादी ना हो सके और ज़्यादा ना समाजवादी हो सके। आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अच्छा संबंध बना है तथा 1980 के दशक तक वित्तीय संकट उत्पादन कर दिया गया था, यानी कि उत्पन्न कर दिया गया था। यानी कि जो भारत था ना 1980 तक, जो भारत में जो अधिक मात्रा में बेरोजगारी थी और जो वित्तीय आय संकट थी उस समय ज़्यादा थी, लेकिन अब के मुकाबले सरकारी नीतियों और जो सरकारी नीतियाँ थी अधिक मात्रा में, और प्रशासन की क्रिया अधिक मात्रा में किए जाते थे, और सार्वजनिक क्षेत्र जो कर होते थे सरकार के आय के स्रोत होते थे अधिक मात्रा में। और भारत में 1991 से भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक नीति सुधार किए गए हैं। आगे देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है नई आर्थिक नीति। यानी कि जो नई आर्थिक नीति क्या है, इसके बारे में जानेंगे, या नई आर्थिक सुधारों की नीति किस प्रकार से आखिरकार जो आवश्यकता पड़ी थी हमें कैसी थी, उसके बारे में है। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं क्या है ये। इन्हीं कारणों से नई आर्थिक नीति की आवश्यकता निम्न प्रकार से है। यानी कि इसके अंदर भी सम टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से आखिरकार जो नई आर्थिक नीति थी उसके अंतर्गत किस प्रकार की नीतियां अपनाई गई थी, उसके बारे में बताया गया है। पहला हमारा टॉपिक है उच्च राजकोषीय घाटा। यानी कि जो राजकोषीय घाटा था किस तरीके से आखिरकार जो होता था फाइनेंशियल, उसके बारे में है। और विदेशी विनिमय भंडारों का में अधिक मात्रा में कमी, उसके बारे में क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का संतोषजनक निष्पंदन। यानी कि निष्पंदन किस तरीके से आखिरकार उद्योगों में था, उसके बारे में। और चौथा हमारा लास्ट टॉपिक है कीमतों में वृद्धि। यानी कि जो कीमतें थी आखिरकार किस तरीके से उसकी बढ़ती हुई चली गई, वृद्धि होती चली गई अब के मुकाबले, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है, इसको डिफाइन करके पूरी तरीके से पढ़ते हैं है क्या आखिरकार ये। ठीक है, उच्च राजकोषीय घाटा। यानी कि जो उच्च राजकोषीय घाटा था ना, किस तरीके से, यानी कि जो एक देश का राजकोषीय घाटा होता है किस तरीके से घट रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, वित्तीय आय संकट किस तरह से आ रही है, किस तरीके से जा रही है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। राजकोषीय घाटे से अभिप्राय एक वर्ष, यानी कि जो एक वर्ष के अंतराल की दूरी, एक डिफरेंस होता है कि किस तरीके से आखिरकार जो भारत का अपना एक वर्ष के अंतर्गत कितना इन्होंने पैसे खर्च किया, कितना निर्यात माल किया, कितना आयात माल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके डिफिनेशन एक बार जान लेते हैं। राजकोषीय घाटे से अभिप्राय एक वर्ष के दौरान आय की अधिकतम के कारण सरकार के लिए एक तरह से उधार से है। यानी कि जो सरकार होता है ना कहीं एक हिसाब से पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उधार के तौर पर सामान बाहर से लेते हैं ताकि पैसे वो चुका सकें उन्हें। ठीक है, और कुछ राजकोषीय घाटे से हानिकारक भी होता है। और राजकोषीय घाटा वर्ष 1981 से लेकर के 1982 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% का अनुमान था, लेकिन 1990 से लेकर के 1991 में ये बढ़कर जीडीपी का केवल 8.4% हो गया। कहीं ना कहीं एक हिसाब से वृद्धि भी हुई राजकोषीय घाटे में, सकल घरेलू उत्पादन में। और आगे देखते हैं। यहाँ लगभग सरकार के लिए ऋण जाल की एक स्थिति पैदा बन रही थी आखिरकार। और सेकंड पॉइंट हमारा है विदेशी विनिमय भंडारों में कमी। यानी कि जो विदेशी विनिमय में किस तरीके से आखिरकार जो भंडारों में कमी होती थी ना, उसके बारे में बताया गया है।
सन 1990 से लेकर के 1991 में भारत की विदेशी विनिमय कोष इतने कम हो गए थे, यानी कि कहीं ना कहीं एक हिसाब से भारत की विदेशी कोष जो थे बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी उसमें, कि वहाँ 10 दिन के आयात के बिल का भी भुगतान करने के लिए काफ़ी नहीं थे। और सन 1986 से लेकर के सन 1987 में केवल 8151 करोड़ ही थे, और वहाँ 1989 में और 1990 के बीच में 6252 करोड़ ही रह गए थे उस समय। ये एक हिसाब से विनिमय भंडारों का जो कमी थी ना उसके अंदर मालों की, उसके बारे में बताया गया है किस तरीके से थी आखिरकार। और तीसरा पॉइंट हमारा है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, जो सार्वजनिक क्षेत्र था उद्योग का किस तरीके से आखिरकार जो लोगों को रोजगार देने के लिए भी बहुत सारे उद्योग कंपनियां जो थी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, उनको किस तरीके से आखिरकार जो संतोषजनक निष्पंदन किस तरीके से हुआ था, संतोषजनक कहीं ना कहीं एक हिसाब से पैदा हो रहा था, उनके बारे में बताया गया। एक बार देख लेते हैं क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की वृद्धि एक विकास पर कई हजारों करोड़ रुपए की होती है, जो एक हिसाब से जो निष्पंदन होती है ना, कि जो एक फैक्ट्रीज होती है बहुत ही करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ों रुपए की फैक्ट्रीज होती हैं, कि सार्वजनिक पूंजी लगी है, यानी कि जो सार्वजनिक पूंजी लगी है कहीं ना कहीं एक हिसाब से सरकार के द्वारा, जो सरकार जो वस्तुएं बेचता है हमसे कहीं ना कहीं हिसाब से जीएसटी के रूप में, IGST हो गया, CGST हो गया, SGST हो गया, कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत ज़्यादा हमसे GST के रूप में पैसे को लेता भी है ताकि वो अपने कार्य को कर सकें, ठीक है, लोगों के लिए कर सकें। लेकिन इनमें से अधिकतर भ्रष्टाचार के प्रजनन केंद्र बन गए, यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इनके बीच में छुपा पड़ा है और इसी कारण से बहुत ज़्यादा हानि हुई है, और इसकी समृद्धि को उलट कर भी नहीं देख सकते कि क्योंकि नई आर्थिक नीति की जरूरत पड़ी थी उस समय, इसलिए भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है कीमतों में वृद्धि, यानी कि जो वस्तुएं होती थी ना उस समय की किस प्रकार से, यानी कि जो 1991 के बाद की और अब तक में किस तरीके से आगे, यानी कि जो वस्तुओं में कहीं ना कहीं आप लोगों ने वृद्धि देखी होगी, किस तरीके से आखिरकार जो सरकारें आती हैं किस तरीके से वस्तुओं की वृद्धि होती जल्दी आती है, और जो क्वांटिटी है उसकी कहीं ना कहीं हिसाब से लो होती जाती है, कमी होती रहती है उसकी, ठीक है, क्वालिटी में। देखते हैं इसकी डिफरेंशिएशन क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की वृद्धि एवं विकास पर कई हजार करोड़ रुपए मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं कि सार्वजनिक पूंजी लगी है, ठीक है, लेकिन इनमें से अधिकतर भ्रष्टाचार के प्रजनन के कारण है, कहीं ना कहीं हिसाब से बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाता है। इसके बारे में बताया गया है कि समृद्धि के उलट आर्थिक नीति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कीमतें थी ना बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वृद्धि हो गई थी उस समय के लिए, इसलिए हमने नई आर्थिक नीति अपनाई है। हमारा थर्ड टॉपिक है नई आर्थिक नीति के कौन कौन से तत्व हैं, यानी कि जो तत्व हैं ना इनके बारे में बताया गया है। नई आर्थिक नीति के तत्व जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं, देख लेते हैं कौन से हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं आखिरकार, और निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, इसको डिफाइन करके पूरी तरह से पढ़ते हैं आखिरकार है क्या, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो सुधारों की नीति जरूरत पड़ी क्यों हमें, ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं आर्थिक सुधारों के नए मॉडल को LPG, जो LPG है ना मॉडल भी कहा जाता है, इसे जो नई आर्थिक नीति है इसको LPG भी कहा जाता है एक हिसाब से। इस मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का विकास करना, इसका साम्राज्य खड़ा करना, इसके बारे में बताया गया है, और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कहीं ना कहीं करना, इसके बारे में बताया गया है कि जो अर्थव्यवस्था है ना नई आर्थिक नीति, इसके तहत भारत का एक तरह से इतना ज़्यादा विकास होगा कि बयान नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा है उदारीकरण किसे कहते हैं, एक बार इसको जान लेते हैं। एक बार हम उदारीकरण से तात्पर्य है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, यानी कि जो सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है और आर्थिक होता है, कहीं ना कहीं उन सबका कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ा हुआ होता है। और आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी किस तरीके से होती है, और भारत में 24 जुलाई 1991 में वित्तीय सुधारों के साथ ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी कि जो 1991 में हमारी नई आर्थिक नीति शुरू हुई थी उस समय, उसी समय 24 जुलाई 1991 में ही नई आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत भी कर दी गई थी। आगे देखते हैं,
उदारीकरण यानी कि जो उदारीकरण है ना, किस तरीके से आखिरकार जो उदारीकरण से संबंधित कौन कौन से सुधार किए गए थे, इसके बारे में जान लेते हैं कि 24 जुलाई 1991 में किस तरीके से आखिरकार जो उदारीकरण आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी सरकार के द्वारा। उसके बाद में उसके अंदर कौन कौन से आखिरकार जो सुधार किए गए थे, कुछ ना कुछ बदलाव किए गए थे, उसके बारे में जान लेते हैं। और इसके अंदर सम टॉपिक्स क्या क्या हैं एक बार ये भी जान लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र संबंधित सुधार, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र से यानी कि जो गांव से रिलेटेड हो गया, उद्योगों से रिलेटेड हो गया, किस तरीके से कंपनीज होती हैं उनके अंदर किस तरह से सुधार किए गए थे उसके बारे में है। और सेकंड पॉइंट इज औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, यानी कि जो लाइसेंस थे ना, विदाउट लाइसेंस कोई भी कंपनी उस समय नहीं अपना कारोबार शुरू कर सकती थी, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना, यानी कि जो उत्पादन क्षेत्र था उससे किस तरीके से आरक्षण हटाना सरकार के द्वारा था उसके बारे में है। और फोर्थ पॉइंट इज उत्पादन क्षमता का विस्तार किस तरीके से किया गया था उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा है औद्योगिक क्षेत्र संबंधित सुधार, यानी कि जो औद्योगिक संबंधित सुधार थे क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। उदारीकरण का वास्तविक अर्थ है एवं अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्रों को नियंत्रण और मुक्त करना, यही होता है औद्योगिक क्षेत्र का संबंधित उदारीकरण, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट इस हमारा औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, इसको जान लेते हैं क्या है एक तरह से। जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी उस समय, ठीक है। इसके अनुसार अब केवल 5 उद्योग को छोड़कर बाकी सभी उद्योग को लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो 5 उद्योग थे मेन कौन कौन से थे एक बार जान लेंगे अभी हम। जिन लोगों के लिए लाइसेंस जरूरी है वह हैं जैसे कि शराब हो गया, सिगरेट हो गया, रक्षा उपकरण हो गया, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक और रासायनिक पदार्थ हो गए, यानी कि इन्हीं सबको ही जो है कि अधिक मात्रा में लाइसेंसिंग प्राप्त है कि इन्हीं को ही लाइसेंस दिया जाएगा, उस समय के लिए ये कहा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा है उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण, जो उत्पादन क्षेत्र से आखिरकार किस तरीके से आरक्षण हटाया गया था भारत सरकार के द्वारा उसके बारे में बताया गया। एक बार जान लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। उत्पादन क्षेत्र जिन्हें पहले ही छोटे पैमानों के उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया था, ठीक है, उन्हें आरक्षण से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि सरकार के पास अब उतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था नहीं बची है, पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ आरक्षण हटाने का प्रयास किया ताकि लोग खुद भी डिफेंड हो सके अपने ऊपर कि किस तरीके से आखिरकार जीवन में किस तरीके से जीना होता है, उसके बारे में बहुत सी समस्याएं जो आती है उसको किस तरीके से निपटारा किया जाए उसके बारे में बताया गया है कहीं ना कहीं इसके अनुसार, ठीक है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है टॉपिक है उत्पादन क्षमता का विस्तार करना, यानी कि जो उत्पादन क्षमता किस तरीके से आखिरकार होती थी भारत में उस समय, उसका विस्तार किस तरीके से हुआ पूरे विश्व में उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उत्पादन क्षमता को पहले लाइसेंस के साथ साथ जोड़ा गया था, ठीक है। लाइसेंस का अर्थ है उत्पादन क्षमता पर लगी रोक से मुक्त होना, यानी कि जो उत्पादन क्षमता कहीं ना कहीं इससे मुक्त होना है। क्या उत्पादन करना चाहिए, कितना उत्पादन करना चाहिए, किस तरीके से उत्पादन करना चाहिए, इसका निर्णय जो लेते हैं ना बाजार की स्थिति पे होता है, यानी कि जो बाजार में मूल्य तय होगा किस तरीके से आखिरकार जो लोग खरीदते हैं उन वस्तुओं को, किस तरीके से लोग उन वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं। आखिर जो वस्तुएं हैं जैसे पैंट शर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे पैंट शर्ट हो गया, किस तरीके से आखिरकार जो लोग हैं उन वस्तुओं को खरीदते हैं अधिक मात्रा में, अगर उन वस्तुओं को खरीदेंगे तो उसका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो अपना फैक्ट्रीज के ऊपर निर्भर होता है कि किस तरीके मैनेजमेंट होता है उनके तरह से, कि आखिरकार जो मेन है बाज़ारों पर निर्भर रहता है, यानी कि जो बाज़ार होता है ना, बाज़ार की स्थिति को देखकर ही आखिरकार जो वस्तुओं की उत्पादन की जाती है, क्वांटिटी होती है, उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। देखते हुए उत्पादन का स्वयं करना होता है उन्हें। आगे देखते हैं निजीकरण किसे कहते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट इसमें से है निजीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। निजीकरण से तात्पर्य है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के, यानी कि जो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, व्यवसाय एवं सेवाओं के स्वामित्व, प्रबंधन का व नियंत्रण को निजी क्षेत्र में हस्तांतरण करने से होता है, इसे ही निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण की आवश्यकता किस तरीके से आखिरकार है, इसे एक बार पॉइंट वाइज हम समझ लेते हैं कि आवश्यकता किस प्रकार से आखिरकार हमें निजीकरण की पड़ी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को शराब प्रदर्शन के कारण निजीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी उस समय, इसलिए निजीकरण की आवश्यकता पड़ी आखिरकार। और दूसरा पॉइंट हमारा है पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाई की मुख्य भूमिका भी अधिक मात्रा में थी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग के विस्तार के द्वारा ही भारतीय अर्थव्यवस्था
में एक हिसाब से बहुत अधिक मात्रा में संरचनात्मक परिवर्तन आया था, जिसे जीडीपी कहा जाता है, उसे ही वही होता है, ठीक है। और उद्योग के प्रतिशत योगदान में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मूलभूत वृद्धि हुई थी, विकास हुआ था उसका, उसके बारे में बताया गया था। क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो है 2012 में लास्ट में ख़त्म हो गई थी। 12 टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही लागू की गई थी, उसके बाद में ख़त्म हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में नई आर्थिक नीति मतलब कि नीति आयोग लागू कर दिया गया, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में लागू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में रिश्वत चोरी और कुशलता भ्रष्टाचार इतने बढ़ गए थे कि इनका निजीकरण एकमात्र उपाय ही था, ठीक है, कि इसको ख़त्म ही कर देना है, ठीक है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसलिए 1991 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक उद्योगों को अंश में देखकर निजी क्षेत्र को बेचकर इन्हें धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है निजीकरण के क्या लाभ हैं, यानी कि जो निजीकरण है ना, इसके लाभ किस प्रकार से, बेनिफिट किस प्रकार से आखिरकार लोगों को है, और किससे एक बार जान लेते हैं क्या है हमारा। पहला पॉइंट है, निजीकरण का अर्थ है सामाजिक हितों की अपेक्षा साहित्य और प्राथमिकता देना, यानी कि सभी लोगों को रोजगार देना, सभी लोगों को प्राथमिकता देना, इसका प्रथम कार्य है। और निजीकरण का यहाँ आशा करता है कि निजी उद्यमी होते हैं और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी वातावरण में किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से कार्य नहीं करते हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज निजीकरण प्रतियोगिता, आधुनिकीकरण तथा उन्नति करने की प्रेरणा देती है अधिक मात्रा में। और निजीकरण अधिक मात्रा में होता है और उसका उत्पादन में विविधता और अधिक मात्रा में इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिलता है। आगे देखते हैं निजीकरण की कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। इसके तो लाभ हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से लाभ होते हैं, अब इसकी कौन कौन सी हानियाँ भी होती हैं। कहीं ना कहीं एक हिसाब से बेनिफिट के साथ साथ कहीं ना कहीं एक हिसाब से नुकसान भी होता है, ठीक है। जान लेते हैं क्या है। इससे सामाजिक हितों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता, यानी कि जो निजीकरण होता है ना, सामाजिक हितों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। प्राथमिकता इसका अर्थ यह है कि किसी भी वीआईपी को प्राथमिकता नहीं दिया जाता, किसी भी एक व्यक्ति को। यहाँ सार्वजनिक होता है, सबके लिए होता है, उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। इससे लाभ की प्राथमिकता दी जाती है, सभी लोगों को लाभ दिया जाता है ताकि हम कीमतों में वृद्धि हो सके और अधिक मात्रा में जो समाज के वर्ग है ना, इनसे वंचित रह सके, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है वैश्वीकरण के प्रमुख नीति के सूत्र कौन कौन से, यानी कि जो वैश्वीकरण है ना, इसके किस प्रकार से आखिरकार जो सूत्र हैं, ग्लोबलाइजेशन, इसको ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, कि कौन कौन से आखिरकार जो सूत्र हैं उनको किस प्रकार से हैं, ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ है सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण से है। आगे देखते हैं इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं आखिरकार, ठीक है। पहला है प्राशुल्कों में कमी, यानी कि जो प्राशुल्क ना किस तरीके से आखिरकार कहीं ना कहीं कमी कर दी गई थी, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा प्रशुल्कों में कमी, ठीक है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा शेष विश्व के बीच किए जाने वाले व्यापार की अधिकांश वस्तुओं पर से जो कर थे ना, उसको हटाने के लिए हटा दिया गया था, एक हिसाब से हटा दिए गए थे। जो कर हिसाब से प्रशुल्क होते थे ना, प्रशुल्क कहा जाता है, उसकी कमी कर दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, या फिर जो वस्तुएं भारत सरकार लाती है दूसरे देशों से, या फिर भारत सरकार के द्वारा जो दूसरी वस्तुएं दूसरे देशों में जाती हैं, उनके जो प्रशुल्क थे ना, जो आखिरकार जो जीएसटीज थे ना, मेरे हिसाब से वो सारे कम कर दिए गए थे, ठीक है। और हमारा सेकंड पॉइंट इज दीर्घकालीन व्यापार नीति, यानी कि जो दीर्घकालीन व्यापार नीति है किस तरीके से, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। आर्थिक सुधार के अनुरूप विदेशी व्यापार नीति के दीर्घावधि आधार के 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था, यानी कि जो दीर्घकालीन उस समय व्यापार नीति थी ना, विदेशी व्यापार नीति, इसे 5 साल के लिए उस समय लागू किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता एक बार जान लेते हैं क्या है, कि यहाँ एक उदार नीति के अंतर्गत आती है तथा विदेशी व्यापार पर लगे सारे नियंत्रण तथा प्रतिबंध को हटा दिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ खाली प्रतियोगिता को बढ़ावा देता अधिक मात्रा में तथा कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जा सकता है, कर भी सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि आखिरकार जो दीर्घकालीन किस तरीके से व्यापार नीति थी, उसके बारे में छोटा सा अंश बताया गया है, ठीक है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है एलपीजी नीतियों का गुण तथा अवगुण क्या होते हैं, यानी कि जो एलपीजी नीति हैं, वैश्वीकरण, उदारीकरण और किस तरीके से निजीकरण की आखिरकार जो नीतियों के गुण और अवगुण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अवगुण और गुण लिखिए, ठीक है। एलपीजी नीतियों से अभिप्राय उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों से है।
एलपीजी नीतियों के मूल्यांकन से अभिप्राय नई आर्थिक नीति से है, यानी कि जो नई आर्थिक नीति है इससे कहीं ना कहीं है। और 1991 में शुरू की गई थी नई आर्थिक नीति, यानी कि जो 1991 में नई आर्थिक नीति लागू गई थी। उसके एक बार हम जान लेते हैं कि कौन कौन से आखिरकार नीतियों के गुण कौन से हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। ठीक है, एलपीजी नीतियों के पहले गुण, यानी कि जो गुण हैं, लाभ हैं, कहीं ना कहीं हिसाब से जान लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट है राजकोषीय घाटे पर रोक, यानी कि जो राजकोषीय घाटा था उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई थी। ठीक है, लगातार बढ़ता राजकोषीय घाटे में एक गंभीर खतरा बना हुआ था उस समय के लिए, और जीडीपी की केवल 8.5% से ही होकर के यहाँ जीडीपी का लगभग 3.5% ही हो गया था, कम हो गया था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उस राजकोषीय घाटे में, इसलिए इसकी रोक लगा दी गई थी यहाँ भारत सरकार ने। ठीक है, उपभोक्ता की प्रभुत्ता, किस प्रकार से आगे का जो उपभोक्ता थे ना, किस तरीके से आगे का वस्तु की मांग करते थे उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। समय के साथ साथ उपभोक्ता की प्रभुत्ता में भी एक हिसाब से बहुत ज़्यादा निश्चित रूप से विस्तार हुआ था। यहाँ इस बात से पता चलता है कि अलग अलग विश्व बाजारों में अनेक प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध तो हैं, लेकिन उपभोक्ता के लिए यहाँ सब जरूरी है। यानी कि जो पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो एक दूसरे से जो देश होते हैं ना, लिंक होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो देश होते हैं मिले हुए होते हैं, ताकि उसके पास जो वस्तु नहीं है वो हमारे पास है, जो हमारे पास वो वस्तु है उसके पास है। यानी कि जो वस्तुएं होती है ना, किस तरीके से आखिरकार आयात और निर्यात किया जाता है, किस तरीके से इनका संबंध जो होते हैं बने हुए होते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि वस्तुओं की कहीं ना कहीं हिसाब से जो कमी पड़ जाती है, हम दूसरे देशों से उन वस्तुओं को मंगा सकें, उसकी पूर्ति कर सकें, लोगों को हम फिर से यानी कि जो वस्तुएं हैं जो उनकी मांगे हैं उनको हम दे सकें, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और अगला टॉपिक पॉइंट हमारा है विदेशी विनिमय कोष में पर्याप्त वृद्धि, यानी कि कहीं ना कहीं हिसाब से बहुत ज़्यादा अपर्याप्त वृद्धि रही है, पर्याप्त बहुत ही कम वृद्धि रही है। ठीक है, विदेशी विनिमय कोष भंडारों में कमी सरकार के लिए एक मजबूरी थी। ठीक है, इसी के कारण एलपीजी नीतियों को अपनाना पड़ा, और इसी के परिणाम स्वरूप ही देश के विदेशों में भी बहुत ज़्यादा कोष भंडारों में भी अब अच्छी अवस्था में है, यानी कि कहीं ना कहीं हिसाब से मेंटेन है सब कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा एलपीजी नीतियों के अवगुण, यानी कि जो एलपीजी नीतियों की जो अवगुण है ना, अभी तो हमने गुण पढ़ा है, अब अवगुण पढ़ लेते हैं कि इसके दोष किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है कृषि की अवहेलना, यानी कि जो कृषि है ना उसकी अवहेलना कहीं ना कहीं की जाती थी, उसके बारे में कहीं ना कहीं एक हिसाब से दोष रहा है। जीडीपी में वृद्धि आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र को एक गंभीर धक्का लगा है। ठीक है, इसकी वजह से जो वृद्धि दर है ना काफ़ी अधिक मात्रा में कम हो गई है, 2 से 3% ही केवल रह गई है। ठीक है, कम से कम हो गई है। इसी के कारण से भारतीय ग्रामीण, शहरी और तथा अर्थव्यवस्था के बीच में बढ़ते अस्तर का एक हिसाब से बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है भारत सरकार को, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और अगला हमारा है सांस्कृतिक अंश, यानी कि जो संस्कृति अंश है, किस तरीके से आखिरकार जो हमारे देश का सांस्कृतिक था उस समय और किस तरीके से अब अंश हो चुका है उसका, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उनका बर्ताव किस तरीके से बदल रहा है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज का सांस्कृतिक अंश हो चुका है पूरे तरीके से, लोगों का बर्ताव, बोलने का तरीका, हर चीज़ उसके बारे में बताया गया। ठीक है, किस तरीके से बदल रहा है अब। और आज प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप में स्वतंत्र है, लेकिन तथा अमीर होना चाहता है। जो व्यक्ति है वो अमीर भी होना चाहता है। इस बात को भूलता जा रहा है कि उसकी अपनी भी एक परिवार है और समाज के लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से यानी कि जो समाज में रहना चाहिए, अपने परिवार के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादारी दिखानी चाहिए उसे, कि किस तरीके से आखिर हमारा परिवार है तो दूसरे का भी परिवार होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज के लिए यहाँ विश्वास हो चुका था कि समय भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है, अटूट अंग समझा भी जाता है। ठीक है, अब इसे बेकार की बातें मानी जाती हैं, यानी कि जो संस्कृत अंश हो रहा है कहीं ना कहीं संस्कृत को अब बेकार की बातें मानी जाती है। जो बाहर की लैंग्वेजेस हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं भारत में, किस तरीके से आने का बदलाव हो रहा है भारत का, और कहीं ना कहीं एक हिसाब से संस्कृति का बहुत बड़ा अंश हो रहा है, उसके बारे में बताया गया थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, तो हमारा 6 चैप्टर नई आर्थिक नीति जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो किस तरीके से थी, आखिरकार कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हमारे रस्तोगी सर है, उन्होंने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के कुछ पार्ट्स अपलोड कर दिया है, तो वीडियोस आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।